हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, जिसकी आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है। और आज इसमें हम पढ़ेंगे कि कृषि के कितने प्रकार होते हैं, कौन सी कृषि होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि कृषि क्या होती है। देखो, मिट्टी को जोतना, मिट्टी को जोतने के बाद उसमें बीज बोना, फिर फसल तैयार हो जाएगी। फसल तैयार हो जाएगी, उसको हम काटेंगे, निकालेंगे, और यही पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, ये क्या है? ये हमारी कृषि है। ठीक है। आगे है जो कृषि है, इसकी प्रणालियाँ, इसकी कितनी प्रणालियाँ, कौन सी प्रणालियाँ हैं। अब सबसे पहले है कृषि प्रणालियों में निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि भी दो प्रकार की होती है। तो जो निर्वाह कृषि होती है, कैसी कृषि होती है? इसमें क्या करता है, जो किसान होता है ना, वो जो भी फसल उगाता है वो अपने जीवन यापन के लिए, अपनी जीविका के लिए कृषि करता है। इसमें वही कहलाती है निर्वाह कृषि, यानी कि ऐसी कृषि जिसको करने वाला जो आदमी है, जो किसान है, वो अपने जीवन यापन के लिए उसको करे, वही कहलाती है निर्वाह कृषि। ये दो प्रकार की होती है। पहली है आदिकालीन निर्वाह कृषि। देखो, नाम से पता चल रहा है कि आदिकालीन, यानी कि ये प्राचीन काल में होती थी वो कृषि है। यानी कि प्राचीन काल में की जाने वाली जो निर्वाह कृषि, यानी कि प्राचीन काल में जो भी किसान होते थे, जो भी लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि करते थे ना, वही कहलाती थी आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो कौन सी थी वो थी स्थानांतरी कृषि, यानी कि कतरन और दाह वाली। जैसे पहले जो पेड़ पौधे थे उनको काट देते थे वहाँ पे, या फिर उनको जला देते थे, फिर वहाँ पे कृषि की जाती थी। यानी कि काटो और जलाओ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये है आदिकालीन निर्वाह कृषि। और ये कहाँ कहाँ की जाती थी? देखो, अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ पे थी? अफ्रीका महाद्वीप में ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर की जाती थी, अफ्रीका महाद्वीप में। फिर है दक्षिण पूर्वी एशिया में की जाती थी। आगे है मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। आगे देखिए, जो ये आदिकालीन जो ये स्थानांतरित जो कृषि थी, इसके और कौन से नाम है, कहाँ पे, कौन से देश में इसको किस नाम से जाना जाता है, वो देखो, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में, जो कि ये आज भी होती है, इसको कहा जाता है झूम कृषि। यानी कि जो स्थानांतरित कृषि है ना, उसको भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ये 7 सिस्टर्स हैं, यहाँ पे कहा जाता है झूम कृषि। नेक्स्ट है मलेशिया और इंडोनेशिया में कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को लदांग। नेक्स्ट है मध्य अमेरिका और मैक्सिको, यहाँ पे कहा जाता है मिल्पा। जो ये स्थानांतरित कृषि है उसके नाम है ये। आगे है मध्य अफ्रीका में कहा जाता है मसोली। क्या कहा जाता है? मसोली। नेक्स्ट है फिलीपींस में कहा जाता है चेनगिन। ये है स्थानांतरित कृषि के नाम अलग अलग देशों में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जो ये निर्वाह कृषि है, इसका दूसरा पार्ट कौन सी है? गहन निर्वाह कृषि। देखो, गहन निर्वाह कृषि, इसमें क्या है? गहन मीन्स अधिक, यानी कि यहाँ पे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छे बीज, ज़्यादा श्रम और खाद वगैरह का यूज़ किया जाता है। और ये दो प्रकार से की जाती है। ठीक है। इसको कहा जाता है गहन निर्वाह कृषि, जिसमें ज़्यादा श्रम का यूज़ होता है और अच्छे बीजों का यूज़ किया जाता है, ताकि अधिक फसल का उत्पादन किया जा सके। देखो, ये भी दो प्रकार की है। फर्स्ट है चावल प्रधान जो गहन निर्वाह कृषि है, वो कहाँ की जाती है? जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, और ये गर्मी वाले देश होंगे जहाँ पे अधिक वर्षा होगी, वहाँ पे की जाएगी चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। फर्स्ट है इसमें भारत, फिर है चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, कोरिया, मलेशिया, यहाँ पे की जाती है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है चावल रहित कृषि। जो चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है, वो अधिक ठंड वाले और कम वर्षा वाले जो देश हैं वहाँ पे की जाती है। जैसे मंचूरिया में, उत्तर कोरिया में, उत्तर चीन में, उत्तर जापान में, यहाँ पे की जाती है ये चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। सेकेंड है फ्रेंड्स, ये है रोपण कृषि। देखिए, जो रोपण कृषि है ना, ये एक वाणिज्य कृषि व्यवस्था होती है। क्या है? वाणिज्य, यानी कि व्यापार की दृष्टि से की जाती है रोपण कृषि जो होती है। तो क्या है? देखो, 18वीं शताब्दी में यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति आई थी, उसके फलस्वरूप जो उपनिवेश देश थे ना यूरोप के, वहाँ पे स्टार्ट की गई थी जो ये रोपण कृषि थी ये। और इसमें क्या था? ये सबसे पहले ये पश्चिमी देशों में शुरू हुई थी। जो रोपण कृषि थी ना, ये सबसे पहले जो यूरोपीय देश थे, जो पश्चिमी देश थे ना, वहाँ पे शुरू की गई थी जो रोपण कृषि थी वो। और ये वाणिज्यिक कृषि व्यवस्था की जो कृषि होती है वो होती है, ये व्यापार की दृष्टि से की जाती है। ठीक है। आगे देखिए, भारत में श्रीलंका में चाय के बागान लगाए गए।
देखो, जब हमारा जो देश भारत है जो ये अंग्रेज़ों के अधीन था, तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने क्या किया था, यहाँ पे चाय के बागान लगाए थे। ठीक है, ये देखो मैंने लिख रखा है यहाँ, पश्चिमी देशों ने, यानी कि जब हम अधीन थे ना, जब हम पराधीन थे, उस टाइम पे हमारे देश में चाय के बागान लगाने शुरू किए गए थे, यानी कि उस टाइम पे रोपण कृषि स्टार्ट कर दी गई थी। ऐसे ही श्रीलंका में भी। मलेशिया में रबड़ जो है उसकी ये प्लांटेशन की गई थी। रबड़ जो है ना, ये भी रोपण कृषि के तहत ही इसकी कृषि की जाती है। नेक्स्ट है पश्चिम द्वीप समूह में गन्ना और जो केला है उसकी कृषि की जाती है। तो ये कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जो गन्ना है वो रोपण कृषि में आता है या नहीं, जैसे 3-4 अलग अलग नाम दे देंगे, चाय दे देंगे, गन्ना दे देंगे, नारियल, इस तरह से एक कोई जैसे गेहूं दे दिया, तो इनमें से रोपण कृषि में कौन सा नहीं आता, या फिर 3 और दे देंगे, एक इनमें से दे देंगे। ठीक है, इस तरह से आएंगे। तो जो पश्चिमी द्वीप समूह है वहाँ पे होते हैं गन्ना और केला। नेक्स्ट है फिलीपींस में। फिलीपींस में किसकी रोपण कृषि की जाती है, नारियल की और चाय की जाती है। इंडोनेशिया में गन्ने की जाती है। ब्राज़ील में कॉफ़ी की जाती है। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, भारत में और श्रीलंका में है चाय, मलेशिया में है रबड़, पश्चिमी द्वीप समूह जो है वहाँ पे है गन्ना और केला, फिलीपींस में है नारियल और चाय, इंडोनेशिया में गन्ना, ब्राज़ील में कॉफ़ी। इन देशों में रोपण कृषि की जाती है। आगे देखते हैं, किसी फसल के बोने में किसी एक देश का एकाधिकार होना। जो ये रोपण कृषि होती है ना, इसमें उस देश का एकाधिकार होता है उसमें। जैसे देखो, भारत में है चाय का अधिकार हो गया, इंडोनेशिया में गन्ने का हो गया, ब्राज़ील में कॉफ़ी का हो गया, इस तरह से है ये। और इसमें टेक्निक के तहत जो है ये रोपण कृषि की जाती है। ठीक है, टेक्निक क्यों आई भाई, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से की जाती है ये जो रोपण कृषि है ये। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, ये है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। नाम से देखो, विस्तृत बहुत बड़े क्षेत्र पे, वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से किसकी खेती, अनाज की खेती। ठीक है, मध्य अक्षांशों के जो आंतरिक जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है ना, वहाँ पे की जाती है किसकी, राई जो मक्का। क्या क्या, राई जो मक्का। कहाँ पे, मध्य अक्षांशों के जो आंतरिक जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है ना, वहाँ पे की जाती है ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो यहाँ पे किसको क्या कहा जाता है वो और देखते हैं। देखो, यूएसए जो है, ये देखो जो यूएसए है, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका में है ना, नॉर्थ अमेरिका में ये एनसीईआरटी में मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका में होगा प्रेरीज। प्रेरीज में जो है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। ठीक है, प्रेरीज में क्या की जाती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है प्रेरीज को। ठीक है, नेक्स्ट है अर्जेंटीना यानी कि साउथ अमेरिका में है पंपास। और जो पंपास है उसको क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है अर्जेंटीना का। ठीक है, हार्ट ऑफ अर्जेंटीना कहा जाता है पंपास को। और यहाँ पे भी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। नेक्स्ट है कजाकिस्तान का जो स्टेपीज है यहाँ पे, यानी कि यूरोप का स्टेपीज। यूरोप में है स्टेपीज में जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है ना, यूरोप में उसको बोलते हैं स्टेपीज। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स में की जाती है, और जो न्यूजीलैंड है वहाँ पे कैंटरबरी पर की जाती है। ये वाली जो कृषि है ना, विस्तृत जो वाणिज्य अनाज कृषि है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो 4-5 पॉइंट मैंने अभी बताया ना, यूएसए में इसको क्या कहा जाता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में कहा जाएगा प्रेरीज, साउथ अमेरिका में कहा जाएगा पंपास, और यूरोप में कहा जाएगा स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स, न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी। ये इसी तरह से मैच द फॉलोइंग में आते हैं। आगे देखिए, मिश्रित कृषि। मिश्रित नाम से पता चल रहा है, मिश्रण है भाई किस किस का, पशुपालन का, और जो खेती बाड़ी की जाती है, कृषि की जाती है उसका। ठीक है, यानी कि जो कृषि की जाती है ना, उसी के साथ साथ क्या करेंगे, पशुपालन भी किया जाता है। और इसमें ना जो खाद्यान्न फसलें हैं और जो नकदी फसलें हैं, यानी कि जो फसलें हम स्वयं के लिए यूज़ करते हैं और जो व्यापार के लिए यूज़ करते हैं ना, वो सारी की सारी मिक्स करके और तब ये कृषि की जाती है। और ये कहाँ कहाँ पे की जाती है, ये की जाती है अमेरिका में, अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। ठीक है, आगे है भारत में जो ये कृषि है ये मक्के की पेटी में की जाती है। क्या है, अमेरिका में, मैंने भारत बोला है, अमेरिका में जो ये कृषि है ना, मिश्रित कृषि, ये मक्के की जो पेटी है वहाँ पे की जाती है। आगे देखिए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में क्या किया जाता है, देखो
आर्द्र जलवायु होती है ना जहाँ पे, वहाँ पे डेयरी फार्मिंग की जाती है, व्यापार की दृष्टि से की जाती है। डेयरी फार्मिंग यानी कि वहाँ पे क्या करेंगे, जो पशु हैं उनको पालेंगे, ठीक है, जैसे दूध बेच देंगे उनका, या फिर जैसे कहीं पे भेड़ पाल ली तो उनका क्या करेंगे, भेड़ की जो ऊन है उसको बेचेंगे। इस तरह से ये की जाती है, यानी कि बहुत सारे जो पशु है ना वो पाले जाते हैं यहाँ पे। उत्तर पश्चिमी यूरोप में, यूएसए में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे, तस्मानिया जो द्वीप है वहाँ पे, यानी कि ये व्यापार की दृष्टि से जो है डेयरी फार्मिंग यहाँ पे की जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है, बहुत बड़े लेवल पर क्या करेंगे, पशुओं का जो बाड़ा वगैरह होगा वहाँ पे डेयरी बनाएंगे, और कुछ तो दूध के लिए, कुछ ऊन वगैरह के लिए, कुछ मांस के लिए, इसलिए इनको पाला जाता है, बड़े लेवल पे व्यापार की दृष्टि से पाला जाता है, उसको कहा जाता है डेयरी फार्मिंग। तो ये 2-3 पॉइंट इंडिया से रिलेटेड हैं, ये देखिए आप। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान इंडिया में, भारत में है, हरियाणा में कहाँ है, ये करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान हरियाणा में है, करनाल में। और जो चारा है, ये चारा संस्थान है, चारा शोध संस्थान, ये कहाँ पे है, झांसी में है, यूपी में, झांसी यूपी में है राष्ट्रीय चारा शोध संस्थान। और राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है करनाल हरियाणा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने ये बताया। आगे देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो भूमध्य सागर के जो तटीय क्षेत्र है ना वहाँ पे की जाती है। और कौन से जो मेन जो ये देश हैं वहाँ पे है, ये एशिया का कुछ पार्ट आ गया, यूरोप आ गया, और जो चिली है यानी कि दक्षिण अफ्रीका का पार्ट आ गया, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में की जाती है भूमध्य सागरीय जो ये कृषि है ये। और इसमें क्या क्या उगाया जाता है, जितने भी जो रसदार फल है ना उनकी कृषि की जाती है यहाँ पे। जैसे सारे के सारे जो सिट्रक जो फ्रूट्स हैं, जैसे जैतून, नींबू, आंवला, संतरा, ये वाले जो हैं इनकी खेती की जाती है। और जो अच्छे अंगूर हैं उनसे यहाँ पे शराब बनाई जाती है। और जो थोड़े से कम क्वालिटी के हैं, कम अच्छे हैं, उनसे बनाई जाती है किशमिश। तो जो ये भूमध्य सागरीय कृषि है, इससे या तो इन देशों के नाम पूछ लेगा, या फिर जो कृषि की जाती है, किस किस चीज़ की कृषि की जाती है वो नाम पूछ लेगा। और ये शराब वाला है, जैसे अच्छे जो अंगूर हैं उनसे बनाई जाती है शराब, और कम अच्छे हैं जिनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है उससे बनाई जाती है किशमिश। आगे है बाजार के लिए जो उद्यान कृषि की जाती है, यानी कि जिसमें उद्यान से रिलेटेड, जो कि फूलों से और जो सब्जियों से रिलेटेड होती है वो वाली कृषि होती है, ये होती है उद्यान कृषि। इसमें क्या करते हैं, नकदी फसल, यानी कि जो व्यापार की दृष्टि से जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं। इसमें जो उद्यान कृषि होती है ये नगरों से दूर बोते हैं, इसको क्या है, नगरों से दूरी पर जो ये उद्यान कृषि है ये की जाती है। और प्री वैन का यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट है ये, प्री वैन का यूज़ होता है इसमें। और इसमें क्या है, अमेरिका में ट्रक कृषि कहते हैं, जो ये उद्यान कृषि है ना इसको अमेरिका में ट्रक कृषि कहते हैं, यानी कि बाजार के लिए ये उगाई जाती है। और जो सब्जियां और जो फल होंगे, जो फूल वगैरह होंगे ना, वो क्या करेंगे, ट्रकों में भर के और उसको मंडियों तक ले जाया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रक कृषि। कहाँ पे कहा जाता है उद्यान कृषि को, ट्रक कृषि, अमेरिका में। नेक्स्ट है सहकारी कृषि। जो सहकारी कृषि है इसमें क्या होता है कि जो कई किसान होंगे ना वो मिलकर एक समिति बनाएंगे, और समिति बना के वो कृषि करते हैं, ठीक है। और जितना भी फिर मुनाफा होता है उसको फिर आपस में वो बांट लेते हैं। क्या करेंगे, कई किसान मिलके एक समिति बनाएंगे और फिर है ना वो कृषि करेंगे। फिर जो वो फसल होगी उसको बेचकर जो भी मुनाफा होगा, जो भी लाभ होगा, उसको आपस में बांट लिया जाता है। जितने भी विकसित क्षेत्र हैं वहाँ पे सहकारी कृषि की जाती है, जैसे इटली में, नॉर्वे में, स्वीडन में, बेल्जियम में और नीदरलैंड में, ठीक है। और इस खेती में क्या होता है, सहकारी आंदोलन में सफलता किस देश को मिली थी, डेनमार्क को मिली थी। क्या है, खेती में जो सहकारी आंदोलन किया गया था डेनमार्क में, और उसको यहाँ पे सफलता मिली थी डेनमार्क को, ठीक है। भारत में जो है सहकारी आंदोलन को जो है सफलता नहीं मिल पाई थी। आगे है इस जो ये खेती है, जो सहकारी कृषि है, इसमें जो सामूहिक यानी कि समाज का अधिकार होता है। जो सहकारी कृषि होगी ना उसमें समाज का अधिकार होगा। इसमें जो ये हमारी जो सरकारें होती हैं उसका कोई भी अधिकार नहीं होता है। और जितने भी किसान होते हैं ना वो मिलकर अपने जो औजार होते हैं उनका यूज़ करते हैं इस कृषि में, सहकारी कृषि में। फिर है 1917 की जो
अक्टूबर में जो क्रांति हुई थी, रूस की जो साम्यवादी सरकार थी उसने क्या किया, जो छोटी छोटी जोतें थी यानी कि छोटे छोटे खेतों में जो कृषि थी उसको बांट दिया गया और फिर उस पर व्यक्तिगत अधिकार दे दिया गया। क्या था भाई, जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र था उस पर लोग बो रहे थे, ठीक है, लेकिन वो सारा का सारा जो क्षेत्र था वो ये सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उसके अधीन था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1917 में अक्टूबर में जो क्रांति हुई उसके बाद रूस की जो सरकार थी उसने, मान लो भाई जो जो व्यक्ति बो रहे थे यहाँ पे ज़मीन को, उनको छोटी छोटी जोतों में बांट दिया और उनका व्यक्तिगत अधिकार दे दिया उन जोतों के ऊपर, ठीक है। और फिर इसको दो वर्गों में बांटा, पहला तो सामूहिक फार्म और दूसरा था जो सामूहिक फार्म के अलावा वो था जैसे जो ये सरकारी फार्म होते हैं ना वो वाला, ठीक है। यानी कि जो सामूहिक था उस पर तो हो गया। आगे पढ़ते हैं, इसमें जो सामूहिक होता है उसमें जो मेन जो फार्म होता है, जो एक व्यक्ति होता है या फिर कई आदमी मिलके जो चलाते हैं ना, वो फार्म हो गया। और फिर उसके बाद जो सरकारी हो गया उस पर पूरा का पूरा सरकार का नियंत्रण होगा। फिर भी देख लेते हैं इसमें जो सामूहिक फार्म है उसमें क्या है, देखो इसमें बड़े आकार के फार्म होते हैं यानी कि 6000 हेक्टेयर तक के जो फार्म होते हैं ना वो होते हैं, और इसमें लगान नहीं दिया जाता है, ठीक है, लगान नहीं दिया जाता। जैसे जो ये गवर्नमेंट होती है उसको कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं देते हैं। और इसमें क्या होगा, जो भी स्त्री पुरुष होते हैं वो इकट्ठा होके और तब वो काम करते हैं इसमें, ठीक है। और क्या होता है इसमें जो प्रबंधन होता है वो इस प्रकार से होता है कि जो फार्म पर रहने वाले लोग होते हैं ना वो ही समिति बना के अध्यक्ष चुनते हैं। और यहाँ पे जो फसलें बोई जाती हैं वो बोई जाती है मक्का, चुकंदर, राई, गेहूं और इस प्रकार के जो अनाज होते हैं वो सामूहिक जो फार्म होता है उसमें बोए जाते हैं। आगे है जो किसान है वो अपनी भूमि को पट्टे पर भी दे सकता है। देखो सामूहिक फार्म में क्या होगा कि जिसकी भी खेती है, जो छोटी छोटी जोतों वाले लोग होते हैं वो आपस में इस भूमि को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, ये इकट्ठा कर लेंगे और फिर ये सारे मिलके कोई एक अध्यक्ष चुन लेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी किसान है भाई, मान लो ये किसी की एक जोत है, वो खुद काम नहीं करना चाहता तो वो दूसरे को इसको पट्टे पर भी दे सकता है, भाई दूसरा भी बो सकता है इसको, ठीक है। और सभी पशु हैं, उपकरण हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, फार्म की प्रॉपर्टी होते हैं वो, इसमें सरकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और योजना बनाकर ये फसल बोते हैं और लोग हैं जो वो अपने फार्म के पास ही घर बना के और वहीं पे ही वो रहते हैं, ठीक है। 50% जो भूमि होती है उसकी जुताई की जाती है और जो 50% भूमि होती है उसको परती छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जितने मान लो भाई 10 एकड़ ज़मीन है, 50 एकड़ ज़मीन है, उसमें से आधी ज़मीन को तो बोलेंगे, आधी को परती छोड़ देंगे, ठीक है। आगे है चरागाह के लिए भी भूमि होती है इसमें, और पशु पाले जाते हैं, डॉक्टर भी होते हैं भाई जो पशुओं से रिलेटेड होते हैं, जो ये वैज्ञानिक होते हैं जो खेती के बारे में जो बताते हैं वो भी होते हैं, प्रशिक्षित जो वैज्ञानिक होंगे वो होंगे इसमें। और जो पहले जो श्रमिकों को जो उपज का हिस्सा देते थे, लेकिन 1966 के बाद यहाँ पे जो मासिक वेतन है वो दिया जाने लग गया है, ठीक है। और जितनी भी ये भूमि होती है इसके आसपास है ना स्कूल भी होते हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं और मनोरंजन के जो साधन होते हैं वो भी होते हैं इस फार्म के नज़दीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल हैं, और मान लो किसी को कुछ हो जाए उसके लिए वहाँ पे हॉस्पिटल भी हैं, और भाई अपने मनोरंजन के साधन भी ये वहीं पे रखते हैं, ठीक है। ये है सामूहिक फार्म। क्या हुआ इसमें 6000 हेक्टेयर तक की जो भूमि होती है उसको इकट्ठा करके जो स्त्री पुरुष होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, और मक्का, चुकंदर, राई, गेहूँ जैसे इस प्रकार के जो अनाज हैं वो यहाँ पे बोए जाते हैं। और गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सारे किसान अपनी भूमि को इकट्ठा करके और एक अध्यक्ष चुनते हैं और फिर ये योजना बनाकर फसल बोते हैं। और जो लोग हैं वो अपने ये घर जो हैं वो फार्म के आसपास ही बना लेते हैं। फार्म के आसपास जो है जो ये स्कूल भी होते हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं, मनोरंजन के साधन भी होते हैं। 1966 से पहले यहाँ पे जो है जो जितने भी लोग काम करते थे वो हिस्सा लेते थे उपज का, लेकिन आजकल क्या है भाई, फार्म पे जो काम करते हैं ना उन लोगों को मासिक वेतन भी दिया जाने लग गया है, ठीक है। अब हिस्सा नहीं लेगा कोई तो भाई वो मासिक वेतन के हिसाब से यहाँ पे काम करेगा, ये है। और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो भी होते हैं और जो प्रशिक्षित जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए भारत में डेयरी फार्मिंग जो है वो सहकारी कृषि के सहकारी समिति के तहत शुरू की गई थी। भारत में जो डेयरी खोली गई थी, जितनी भी डेयरियों की स्थापना की गई थी ना, वो ये है
सहकारी जो समिति है उसके तहत शुरू की गई थी। ठीक है, देखो गुजरात में जो आनंद सहकारी समिति जो है वो डेयरी फार्मिंग और ये श्वेत क्रांति के अंतर्गत, यानी कि जब श्वेत क्रांति आई उस टाइम पे जो ये है ये समिति जो थी डेयरी फार्मिंग के तहत ये खोली गई थी। आगे है जो अमूल है सहकारी कृषि के तहत दुग्ध व्यवस्था के लिए जो ये है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है सरकारी फार्म। जो सरकारी फार्म होता है इसमें सरकार का अधिकार होता है और जो ये जो फार्म होते हैं ना इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे पूरे के पूरे जो बड़े बड़े फार्म होते हैं ना उनमें मशीनों से काम किया जाता है। क्या होगा, ये बहुत बड़े जो फार्म होते हैं उनमें मशीनों से काम किया जाता है, बड़े पैमाने पर इसमें लाभ होता है, रिसर्च भी होती है और जो किसान और जो श्रमिक होते हैं ना उनको पैसा दिया जाता है, यानी कि वेतन पर रखे जाते हैं। जो किसान होते हैं यहाँ पे जो सरकारी फार्म में काम करने वाले होते हैं ना उनको वेतन दिया जाता है। और आधुनिक मशीन और अच्छे बीज और खादों का जो उपयोग है वो सरकारी फार्म में किया जाता है। तो क्या है इसमें, देखो जो सामूहिक फार्म था उसमें जो लोग थे वो आपस में मिलजुल के और जब वो अध्यक्ष चुनते थे फिर वो भूमि पर जो है योजना बनाकर फसल करते थे और वो श्रम ज़्यादा करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मशीनों से काम ज़्यादा हो रहा है, बड़े फार्म है और यहाँ पे रिसर्च भी होती है। ठीक है, और किसानों को क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। जितने भी किसान यहाँ पे सरकारी फार्म पे जो काम करते हैं उनको वेतन दिया जाएगा और आधुनिक जो मशीनें होती हैं और जो खाद और बीज होते हैं उनका यूज़ किया जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कृषि से रिलेटेड टॉपिक जिसमें हमने कृषि के अलग अलग प्रकार पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।